हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हमने मूल अधिकारों की 3 वीडियो कंप्लीट की हैं और अनुच्छेद 22 तक हमने पढ़ लिया है। उसी के तहत आगे के अनुच्छेद हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें शुरुआत होगी अनुच्छेद 23 से। तो अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। 3 प्रकार के शोषण को अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। यानी संविधान ने 3 प्रकार के शोषणों पर बैन लगाया है। तो वो 3 प्रकार के शोषण कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है बलात्श्रम, दूसरा है बेगारी, और तीसरा है मानव व्यापार, या इसको बोल सकते हैं मानव की खरीद फरोख्त पर रोक। मानव की खरीद फरोख्त पर रोक, खरीद फरोख्त पर रोक। तो अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषणों को संविधान ने प्रतिबंधित किया हुआ है। 3 प्रकार के शोषणों में जो पहला शोषण है वो है बलात्श्रम। तो बलात्श्रम का अर्थ क्या होता है? बलात्श्रम का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कराया गया श्रम, या उसको बंधक बनाकर जो श्रम कराया गया है जबरदस्ती उसकी इच्छा के खिलाफ, उसे कहते हैं बलात्श्रम। तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी बंधक बनाकर उसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकता है। इसके अलावा बेगारी का सीधा सा मतलब है कि किसी को काम करा के मेहनताना ना देना, या जितना उससे काम कराया है उतनी उसके बदले उसको मजदूरी ना देना, बेगारी कहलाता है। इसके अलावा जो तीसरा शोषण है वो है मानव की खरीद फरोख्त पर रोक। मानव की खरीद फरोख्त पर रोक इसमें लगाई गई है, और इसमें जैसे बच्चों की खरीद, महिलाओं की खरीद, देह व्यापार, इन सभी पर रोक लगाई गई है। तो अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 24 देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। छोटे बच्चों से, स्पेशली जिनकी एज 14 वर्ष से कम है, उनसे ऐसे काम नहीं कराए जा सकते हैं जिनमें उससे जान का खतरा हो, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री। इसके अलावा भारी मशीन उद्योग, इन जगहों पर छोटे बच्चों से या जिनकी 14 वर्ष से आयु कम है उनसे यहाँ पे कार्य नहीं कराया जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक एक्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 24 के बाद में, तो स्पेशली छोटे बच्चों से संबंधित है और एग्जाम में भी पूछा गया है, जिसका नाम है पोक्सो एक्ट। 2012 में ये आया था। पोक्सो का अर्थ होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम
सेक्सुअल ऑफेंसिव, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसिव, लैंगिक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसिव, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण। तो जो पोक्सो एक्ट है वो 2012 में सरकार के द्वारा लाया गया था। पोक्सो एक्ट किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो पोक्सो एक्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये एक्ट काम करता है, जो पोक्सो एक्ट है। अब पोक्सो एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों ये एक्ट लाया गया सरकार में, प्रावधान या उद्देश्य क्या है इसका? तो इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम उम्र, 12 वर्ष से कम उम्र की या के बच्चे के साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा दी जाती, फांसी की सजा दी जाती है पोक्सो एक्ट के तहत। अर्थात जो व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है, हरासमेंट करता है या पोर्नोग्राफी जैसे अपराध में शामिल करता है तो उसे सजा मिलती है। और अगर रेप करने की कोशिश करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है पोक्सो एक्ट के तहत। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया था पोक्सो एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया हुआ है। तो उसी के तहत अनुच्छेद 25 देखते हैं। तो अनुच्छेद 25 में दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 25 में। दो प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, और दूसरी है धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता। दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत कोई भी व्यक्ति भारत में जो निवास करता है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म बना सकता है। उसके अंतरात्मा जिस धर्म को कहती है उस धर्म को वो ग्रहण कर सकता है, उस धर्म को अपना सकता है अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत। इसके अलावा धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता, जिस धर्म को चाहे उसे उस धर्म को मनाओ, इसमें कोई भी रोक टोक इसमें नहीं है। जिस धर्म को चाहे अबाध रूप से यानी प्रकार रूप से उसको मनाओ, अपने रीति रिवाज सही तरह से इसको मनाए जाएं या उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई हुई है सरकार ने। तो दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसके अलावा इसमें अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी हैं, जैसे सिखों को पगड़ी धारण करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। प्रश्न ये पूछा भी गया था कि सिखों को पगड़ी धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो सिखों को पगड़ी धारण करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 में ही दी गई है। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26। अनुच्छेद 26
अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धर्म से संबंधित जो भी काम होंगे उस धर्म के लोग उसका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट बना सकते हैं। जैसे कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसकी समिति या उसकी कमेटी बना सकते हैं उस धर्म के लोग। तो धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। इसके अलावा मंदिर की चल और अचल संपत्ति पर चल और अचल संपत्ति पर भी उस धर्म से संबंधित लोगों का ही अधिकार होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 27, चंदा ना देने की स्वतंत्रता। चंदा ना देने की स्वतंत्रता 27 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह सीधी सी बात है कि जबरदस्ती धर्म से संबंधित चंदा नहीं लिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति से। अब आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित ना होने की स्वतंत्रता। ना होने की स्वतंत्रता। ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हैं, जो राज्य के अधीन चल रहे हैं, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में, ऐसे कॉलेजों में, ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगला अनुच्छेद है हमारा 29। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 मुख्यतः अल्पसंख्यकों के लिए हैं, तो अनुच्छेद 29 देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लिए ये अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 29 में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है। दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या अल्प है या जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात करता है। एक होता है भाषाई अल्पसंख्यक, और दूसरा होता है धार्मिक अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। भारतीय संविधान इन दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। इन दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी देता है। भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं? भाषाई अल्पसंख्यक ऐसे क्षेत्र में बसे हुए हैं जहां उस कोई भी विशेष भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं। जैसे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में देखें, अगर कोई बंगाली आकर बस जाए तो वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएगा, या बंगाली बहुभाषी क्षेत्र में कोई गुजराती आकर बस जाए तो वह गुजराती व्यक्ति भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो इसे कहते हैं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। और एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक सीधी सी बात है, जैसे भारत में देखा जाए तो कुछ धर्म अल्पसंख्यक में है। जैसे मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ईसाई हुए, बौद्ध हुए, सिख हुए, तो ये धार्मिक अल्पसंख्यक हुए।
जिसकी संख्या अल्प होती है उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। अब भारतीय संविधान ने इन दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया हुआ है, अर्थात ये दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने रीति रिवाज को मना सकते हैं। दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और रीति रिवाज मनाने की स्वतंत्रता है। लिपि बना सकते हैं वो लोग अपनी, मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, या जो उनके रीति रिवाज है, उनके धर्म में जो भी त्योहार होते हैं उनको बेरोक टोक वो मना सकते हैं। इसके अलावा अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ये भी अल्पसंख्यकों के लिए है। क्या कहता है अनुच्छेद 30? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। स्थापना का अधिकार। अनुच्छेद 29 में जो भी अल्पसंख्यक हमने देखे, चाहे वो भाषाई आधार पर हो या धार्मिक आधार पर हो, किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक को अगर वो भारत में रहता है तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है। अपनी शिक्षण संस्थाएं वो खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। मदरसा और मकतब इसी अनुच्छेद में आते हैं। मदरसा और मकतब इससे अगले अनुच्छेद हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो जिसने भी मूल अधिकारों के बाकी अनुच्छेद नहीं देखे हैं या बाकी वीडियोज नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। मूल अधिकारों को शुरू से वहां पे स्टार्ट किया गया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो वीडियो जो भी अच्छी लग रही है उनको लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वीडियोज़ हमारी कैसी लग रही है। धन्यवाद।